देखो आज अपनी नया टॉपिक्स पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। किसके बारे में पढ़ते हैं? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मुझे बताओ सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है? अपन ऐसा कह सकते हैं जैसे इंसान का जो शरीर है ये हार्डवेयर है। जब तक उसके अंदर आत्मा है तब तो उस आत्मा को अपन क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। अपनी आत्मा को हम क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर। और इंसान को क्या कह सकते हैं? हार्ड। जो हमारी बॉडी उसको हम क्या कह सकते हैं? हार्डवेयर। क्या फर्क होता है दोनों में? मुझे बताओ, तुम लोग आत्मा को छू सकते हो क्या? नहीं सर। महसूस कर सकते हो? नहीं। महसूस तो कर सकते हैं, छू है ना? छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर आत्मा या कुछ तो है, लेकिन हमारे जो बॉडी के पार्ट है इनको अपन क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। यानी ये जो अपना पार्ट है ये हार्डवेयर है और अपने अंदर जो आत्मा है उसको अपन क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कंप्यूटर खोलने के बाद में भी या बंद करने के बाद में, जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सभी पार्ट क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। अधिकतर इनकी खासियत होती है ये किसी पदार्थ या मेटल से बने होते हैं, ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ से बने होते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? हार्डवेयर। तो पूछोगे सर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इस हार्डवेयर को क्रियान्वित करने के लिए, यानी इसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है सॉफ्टवेयर। जैसे अपना सॉफ्टवेयर अगर उठ जाए तो अपना शरीर काम करता है क्या? नहीं करता ना। करता है क्या? नहीं करता ना। यानी अपने शरीर के अंदर सॉफ्टवेयर है तभी अपने हाथ काम कर रहे हैं। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ ये अपने दिमाग के अंदर, पर अगर मेरे अंदर आत्मा नहीं हो तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। उसी प्रकार इसका मतलब क्या हुआ? अगर कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं है। इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मेरी बॉडी तो तुम्हें दिखे नहीं और मेरी आत्मा आके बुलाए तो खतरनाक सिचुएशन हो सकती है ना, है ना? तो उसी प्रकार अगर हार्डवेयर नहीं है और क्या हो केवल सॉफ्टवेयर, तो ये संभव नहीं है। अगर हार्डवेयर होगा तो ही इसके अंदर क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर हो सकता है, वरना सॉफ्टवेयर नहीं हो। तो अब अपन पढ़ेंगे हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो कंप्यूटर के कार्य दो भागों में संचालित होते हैं। कंप्यूटर जो काम करता है ना उसके दो भाग होते हैं। एक पार्ट जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं और एक पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मिलकर एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कंप्यूटर का जो निर्माण है वो किससे मिलकर बना होता है? के अंतर्गत जो भी उपकरण यानी जितने भी प्रकार के डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सारे क्या है? डिवाइस एंड उपकरण है, वस्तुएं, प्रोग्राम कहाँ होते हैं? कंप्यूटर के अंदर, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, आते हैं। ये सभी या तो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं या फिर किसके अंदर आएंगे? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। यानी कंप्यूटर के अंदर ये जितने भी पार्ट है या इसके अंदर जो कुछ भी है या तो वो हार्डवेयर होगा या फिर वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर। या तो क्या होगा? हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। तो हम देखते हैं किसके बारे में? हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक यानी फिजिकल भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं तथा छू सकते हैं, और भी क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। वो सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। जैसे सीपीयू, पता है ना सीपीयू कौन सा है? कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, आदि सभी किसके उदाहरण है? हार्डवेयर। अगर तुम्हें पेपर में पूछ लो कि दो हार्डवेयर के उदाहरण बताओ तो क्या लिखोगे? माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सभी किसके उदाहरण है? हार्डवेयर। इन सभी भागों को हम देखने के साथ साथ क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं। जैसे माउस है, इसको आप दिख तो रही है और हम हाथ लगा के छू भी सकते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर। कौन सा है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। भाई अगर हमें कंप्यूटर ये हार्डवेयर रख दिया,
लेकिन अगर इसका उपयोग लेना है तो हमें कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा कि मुझे कुछ वीडियो चलाना है, कुछ सॉन्ग सुनना है, या मूवी देखनी है, या कोई लेटर लिखना है, तो कंप्यूटर को तो बताना पड़ेगा। अपने आप तो ये करेगा नहीं। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं? निर्देश देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? निर्देश। इन्हीं निर्देशों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो हम निर्देश देते हैं ना, इन्हीं निर्देशों को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन निर्देशों के समूह को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। अब तुम्हें पूछे कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो निर्देशों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाते हैं। अगर आप ये कीबोर्ड पड़ा है, अगर मैं इसको निकाल दूं, कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है, हार्डवेयर तो है ही, क्या ये किसी उपयोग का है? इसका कोई उपयोग नहीं। इसका कोई उपयोग नहीं। आप खेलने के लिए यूज कर सकते हो, इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपके पास हार्डवेयर है, अगर उसको संचालित करना है या क्रियान्वित करना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? सॉफ्टवेयर की। कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करता है जब उसे संबंधित सॉफ्टवेयर से निर्देश मिलता है। यानी कोई भी हार्डवेयर तभी काम करेगा जब उस हार्डवेयर से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर है वो उसे निर्देश देगा। वो उसे क्या देगा? निर्देश देगा। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में होते हैं, जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। जिन्हें आप देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। अब जैसे मैं यहाँ पे ए दबाता हूँ, आपको सामने ए दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ए कहाँ है आपको दिखाई देगा क्या? सीपीयू के अंदर कहाँ गया? नहीं, कि वो तो किसके रूप में? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दिखते हैं, सुनने पर पता चलता है कि हाँ यहाँ पर वायर है, फिर करंट है कि नहीं है, वरना कुछ पता नहीं चलता। अब अपन पढ़ते हैं केवल सॉफ्टवेयर के बारे में। समझ में आ गया हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब अपन पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर का सर हार्डवेयर, तो उसका अगला लेसन हम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। वो सारे किसके अंदर आते हैं? हार्डवेयर के अंदर। किसके अंदर आते हैं? हार्डवेयर। अपन पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। भाई कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका क्या उपयोग होता है। देखो, सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर का उपयोगकर्ता के मध्य क्रियाओं को संचालन करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? ये कंप्यूटर है और अगर अपन चलाते हैं इसको, तो अपन दोनों के बीच में संबंध कौन स्थापित करेगा? सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल चलाते तुम, अगर मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ जाए तो क्या तुम मोबाइल चला सकते हो? अगर सॉफ्टवेयर चल रहा है तो मोबाइल चला सकते हो। तो मतलब सॉफ्टवेयर क्या करता है? मोबाइल और हमारे बीच में क्या स्थापित कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम मोबाइल को क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में डिवाइड किया? दो। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब, जैसे तुम मोबाइल का उदाहरण लेते हैं, जो एंड्रॉइड होता है ना, एंड्रॉइड नाम सुनते हैं ना, तो एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर है वो तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो आपके मोबाइल को चलाता है। मोबाइल के जितने भी पार्ट है उनको कौन चलाता है? एंड्रॉइड चलाता है। यानी वो तो किसका पार्ट हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जब तुम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ओपन करते हो, वो तो जरूरी नहीं है मोबाइल के लिए, नहीं है ना, वो अपने यूज के लिए होता है, अपना पर्सनली आप कोई विशेष कार्य करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको मैसेजिंग करनी है तब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करोगे, वरना क्यों करोगे? ठीक है। यानी अगर आपको विशेष उद्देश्य के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम को रन करने के लिए जरूरत होती है, उसको कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिन्हें अपने को जरूरत होती है, अपनी सुविधा के अनुसार या अपना कोई विशेष कार्य करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उनको अपन क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर आपको कोई भी काम करना है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आवश्यक है, इसलिए कंप्यूटर को संचालन करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो समझ में आ गया? मोबाइल से लागू कर लेना, जो सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर को संचालन करने के लिए आवश्यक है उसको तो हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर।
अगर कोई सॉफ्टवेयर आपका विशेष काम कर रहा है, मोबाइल का कोई विशेष नहीं, किसका काम कर रहा है, अपना कोई विशेष काम कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का देखो कार्य क्या होता है। पहला देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयर का निष्पादन करता है। उदाहरण के लिए अगर मोबाइल का एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर है वो उड़ जाए, क्या व्हाट्सएप चलेगा? नहीं चलेगा, व्हाट्सएप नहीं चलेगा। इसका मतलब आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। यह उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के मध्य कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य क्या स्थापित करता है? संबंध स्थापित करता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम कंप्यूटर या हार्डवेयर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तीसरा देखो, इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए भी किया जाता है। जैसे आप सोचो व्हाट्सएप बनाया होगा किसी ने, तो किसके ऊपर बनाया होगा? कंप्यूटर के ऊपर भी कोड लिखा होगा। अब कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी कंप्यूटर चलेगा। इसका मतलब क्या होगा? एप्लीकेशन अगर सॉफ्टवेयर बना भी रहे हो तो उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो प्रकार है वो 4 है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उदाहरण के लिए मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड चलता है। अगर आईफोन लेके आते हो उसमें iOS चलता है। अगर पीसी है तो उसके अंदर चलता है विंडो चलता है। कौन सा चलता है? विंडो। जैसे विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो XP है, ये सारे क्या है? विंडो के वर्जन। विंडो के क्या है? वर्जन। अब है यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से होते हैं? अब देखो, अगर मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मुझे कंप्यूटर में प्रिंटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है नहीं होगी। अब मुझे अगर प्रिंटर इसे कनेक्ट करना है तो प्रिंटर से संबंधित मेरे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो काम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह ही करते हैं लेकिन वो अपनी जरूरत के अनुसार। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, वरना क्यों करोगे? अगला है प्रोग्रामिंग भाषाएं, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब तुम आगे कंप्यूटर के अंदर पढ़ोगे तो ये जो प्रोग्राम बनते हैं ना, ये कंप्यूटर काम कैसे करते हैं, उनके जो कोड लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषा। अगला है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर किसको समझता है? 0 और 1 को। और जो हम लिखते हैं वो तो अपन इंग्लिश भाषा में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? इंग्लिश। तो इंग्लिश वाले कोड को हमें किसमें बदलना होता है? 0 और 1 के। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। वो क्या करता है? जो हमारे द्वारा जो दिए गए निर्देश है इसको किसमें बदल देगा? 0 और 1 के अंदर। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो किसी विशेष या निश्चित कार्य करने के उद्देश्य से बनाए गए हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको किसी विशेष कार्य के लिए या किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे तुम लोग कल 1-2 दिन में MS पेंट खोला होगा, तो इसमें क्या होता है? केवल ड्राइंग बना सकते हैं। केवल क्या बना सकते हैं? ड्राइंग। यानी विशेष उद्देश्य के लिए हो गया, तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार जो आप मोबाइल के जितनी भी ऐप चलाते हो ना, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, गूगल क्रोम है, ये सारे किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसीलिए तो ऐप बोलते हैं। व्हाट्सएप ऐप बोलते हो, ये ऐप तो शॉर्टकट है, पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप एप्लीकेशन, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट्सएप ऐप। अब कंफ्यूजन क्यों मत हो रहा है? ऐप का मतलब क्या है? एप्लीकेशन है, न कि ऐप और शॉर्टकट में लिखते हैं। उदाहरण दीजिए, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये आगे अपन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। ये सारे यहाँ पर तुम जो भी पढ़ोगे ना वो सारे किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से उदाहरण है? जब तुम लोग कंप्यूटर चालू करते हो ना, जो तुम्हें दिखाई देता है वो सब काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। चालू होने के बाद में तुम जो भी एप्लीकेशन खोलते हो वो सारे किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज, अब 2 ही टॉपिक, एक लैंग्वेज पढ़नी है और एक ट्रांसलेटर। ठीक है। अब देखो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। एक तो हम कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा,
और एक कहते हैं निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है, अरे सुन लो, उच्च स्तरीय भाषा का मतलब ये होता है जो आप इंग्लिश में कोड लिखते हो ना, अगर ऐसे कोई भी कंप्यूटर को निर्देश देते हो तो उसको हम कहेंगे उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। और यदि आप कंप्यूटर को निर्देश किस में दे रहे हो, 0 और 1 के अंदर, तो उसको हम कहेंगे निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज। भाषा का अर्थ होता है अपनी बातों को दूसरे को सही तरीके से समझाने का माध्यम। अब देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसके द्वारा बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से कर रहा हूँ। कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी का। किसका इस्तेमाल करें, हिंदी। तो ये देखो, हिंदी के कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ फिक्स होता है? मैं कहता हूँ बाहर जाओ, तो तुम्हें इसका अर्थ पता है, अर्थ पता है कि नहीं पता है, तो क्या इसका बदल जाएगा? मैं कहता हूँ क्लास से बाहर जाओ, इसका मतलब ये तो नहीं हो क्लास के अंदर आ जाओगे, तुम उसको क्या समझोगे, क्लास से बाहर ही जाना। यानी इसके जो शब्द है इनका विशेष अर्थ है कि नहीं। अगर उन शब्द के बारे में आपको नॉलेज है तो आप इस भाषा के अंदर बात कर सकते हो, अगर शब्दों का नॉलेज नहीं है तो आप उस भाषा के अंदर बात नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब कंप्यूटर से आप संवाद करना चाहते हो तो आपको भी क्या आनी चाहिए, कंप्यूटर की भाषा। क्या आनी चाहिए, भाषा। ठीक है, तो उसी प्रकार आप कंप्यूटर से संवाद करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, भाषा की। यानी कंप्यूटर को आप कोई भी निर्देश देते हो उनके लिए कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वे यूजर भाषा या कंप्यूटर भाषा कहलाती है। यानी कंप्यूटर से संवाद करने के लिए आप जिस भाषा का इस्तेमाल करते हो उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। कंप्यूटर मशीनी भाषा, कंप्यूटर तो किसको समझता है, मशीनी भाषा को। जिस भाषा को समझता है उसे बाइनरी या मशीनी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, या तो मशीनी भाषा कह सकते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं, बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा का मतलब जिसके अंदर कितने ही अक्षर और अंक होते हैं, केवल 2 ही होते हैं, 0 और 1। अगर आप केवल इसके अंदर निर्देश देते हो तब तो आप कंप्यूटर से सीधा संवाद स्थापित कर सकते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, एक होते हैं निम्न स्तरीय भाषा या फिर इसको हम कह सकते हैं मशीनी भाषा, दूसरी है असेंबली भाषा और तीसरी है उच्च स्तरीय भाषा। अब बात करते हैं पहले निम्न स्तरीय भाषा। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर किसको समझता है, बाइनरी भाषा को, जिसका मतलब है 0 और 1। अगर आप कंप्यूटर को निर्देश किस में देते हो, 0 और 1 के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, निम्न स्तरीय लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज या मशीनी भाषा। ये दो मशीनी भाषा कंप्यूटर की वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है, जिसे बाइनरी या 0 और 1 भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधा संपर्क होता है, यानी मशीन से आप सीधा संवाद कर सकते हो, किसके द्वारा, 0 और 1 के द्वारा। उदाहरण के लिए देखो, अगर आपको इस पंखे से संवाद स्थापित करना है तो स्विच ऑन ऑफ, या तो ऑन होगा या फिर ऑफ। ऑफ का मतलब 0, ऑन का मतलब 1। जैसे ऑफ करोगे पंखा बंद, 1 करोगे पंखा क्या हो जाएगा, चालू। संवाद स्थापित हुआ कि, क्योंकि ये मशीन है और मशीन किसको समझती है, 0 और 1। इसीलिए इसे मशीनी भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा में कार्य करना कठिन होता है, क्योंकि 0 और 1 अपन 1-2 निर्देश देना तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन बहुत बड़े निर्देश देना हो 0 और 1 के अंदर तब संभव नहीं होता, क्योंकि 0 और 1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है, क्योंकि अपने पंखे को ही समझाना है, लेकिन कंप्यूटर को अगर आप 0 और 1 में समझाओगे तो अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी कठिनाई हो सकती है। अब है असेंबली भाषा। तो हुआ क्या कि शुरुआती के अंदर तो 0 और 1 के अंदर लिख रहे थे, अब उन्होंने कहा कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढे, तो उन्होंने क्या किया कि जो शब्द ऐसे शब्द या 0 और 1 जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर हमें 0 और 1 को क्या करना होता है, बार बार रिपीट करना, तो उनका एक विशेष सिंबल बना, उनका एक विशेष क्या बना दिया, सिंबल। तो अगर कोई भी भाषा 0 और 1 और साथ में सिंबल का इस्तेमाल करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, असेंबली भाषा। यानी भाषा असेंबल हो रही है, भाषा को अपन बना रहे हैं।
मशीनी भाषा की कमियों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा विकास किया गया, जिसमें 0 और 1 बाइनरी भाषा के स्थान पर सांकेतिक भाषा, जिसको हम क्या कहते हैं निमोनिक कोड, जिसको हम क्या कहते हैं निमोनिक कोड। अब तुम्हें पूछ लूं कि निमोनिक कोड किसके अंदर इस्तेमाल होता है? असेंबली भाषा के अंदर। किसके अंदर इस्तेमाल होता है? असेंबली भाषा के कोड का उपयोग किया गया, जिसको याद करना सरल था, क्योंकि हम कह दें कि इसको 50 शब्द है तो 50 शब्द तो आप रट सकते हो, 50 शब्द क्या कर सकते हो? रट सकते हो। तो इसको याद रखना क्या हो गया? आसान हो गया। इस कोड को मशीनी भाषा में बदलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती थी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसको हम क्या कहते हैं? असेंबलर। असेंबली भाषा को बदलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। इसमें कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं? कोई कोड याद नहीं करना, आपको निर्देश किसमें देने हैं? अंग्रेजी भाषा के अंदर निर्देश देने हैं, जिससे प्रोग्राम को समझना और लिखना आसान हो गया। क्योंकि निर्देश अंग्रेजी में लिखने हैं, तो अगर आपको अंग्रेजी अच्छी आती है तो उससे नहीं होगा, फिर उसके भाषा का तो कंसेप्ट तो समझना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती है तो आप कोड लिख दोगे, उनके कुछ रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं, लेकिन लिखना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आसान। उच्च स्तरीय भाषा मुख्यतः उच्च स्तरीय भाषा उदाहरण है सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, और सामान्यतः सभी प्रोग्रामिंग भाषा इसी के अंदर आती है। जितने भी प्रोग्रामिंग भाषा पढ़ते हैं ना, एक तो मशीनी को छोड़ दो और एक असेंबली को छोड़ दो, इसके अलावा जो सब जितनी भी भाषा है वो सभी किसके अंदर आती है? उच्च स्तरीय भाषा के अंदर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब आपने पढ़ा कि भाई निम्न स्तरीय भाषा है, एक कौन सी होती है? असेंबली होती है, और एक होती है उच्च स्तरीय भाषा। अब उच्च स्तरीय भाषा तो मशीनी कोड में होती नहीं है, उसको किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसलेटर की। असेंबली भाषा भी निम्न स्तरीय वो 0 और 1 के अंदर होती नहीं है, उसको भी किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसलेटर की। तो हम देखेंगे हम कौन कौन से ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में निर्देश एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषाओं में समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर क्या करता है? जैसे अगर आप मोबाइल के अंदर हिंदी में बोलते हो और उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हो, तो वो क्या करता है? हिंदी में जो निर्देश है उसको हुबहू किसके निर्देश तैयार कर देता है? इंग्लिश के। यही काम है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर देखो, पहला है असेंबलर। सिंपल से याद रहेगा, असेंबली भाषा में लिखे गए जो निर्देश होते हैं, असेंबली भाषा में जो लिखे गए निर्देश होते हैं ना, उसको अगर आपको मशीनी भाषा में बदलना है तो किसका इस्तेमाल करोगे? असेंबलर। किसका इस्तेमाल करोगे? असेंबलर। दूसरा है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये देखो दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट करते हैं। किसको करते हैं? उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि निम्न स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती, वो पहले से 0 और 1 के अंदर। तो इसमें अंतर क्या होता है? उदाहरण के लिए आवाज मत करो, मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, ठीक है? देखो तुम लोग, मैं एक कंप्यूटर का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है? कोड लिख रहा हूँ, ठीक है? A, B और C। मैंने कहा A बराबर 5 है, B बराबर 7 है, C बराबर कर दिया A प्लस B। ये एक कोड है कंप्यूटर में। सिंपल सा किसका बताएं? जोड़ का। किसका है? जोड़ का। आवाज मत करो। अगर मुझे इस पूरे कोड को मैं अगर एक साथ मशीनी भाषा में बदलना है, किसके अंदर बदलना है? मशीनी भाषा के अंदर, तो मैं इस्तेमाल करूंगा कंपाइलर का। किसका इस्तेमाल करूंगा? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं ना, जितने भी निर्देश हैं, उनको एक साथ इसमें ट्रांसलेट कर देता है मशीनी भाषा के अंदर। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? ये क्या करता है? एक एक पंक्ति को ट्रांसलेट करता है। ये क्या करता है? एक एक पंक्ति को ट्रांसलेट। जैसे एक प्रोग्राम के अंदर 1000 लाइन है, कितनी लाइन है? 1000। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा।
और जबकि कंपाइलर क्या कर रहा है, 1000 लाइन को एक साथ मशीनी भाषा के अंदर बदल लेगा। अब देखो दोनों के नुकसान भी और बेनिफिट भी है। अगर ये एक साथ ट्रांसलेट करेगा, अगर प्रोग्राम के अंदर कुछ गलती रह गई तो ढूंढना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि 1000 लाइन में कहाँ गलती है। जबकि ये किसको ट्रांसलेट करता है, एक एक लाइन को, और जहां पर ट्रांसलेट पहली लाइन ट्रांसलेट करी सही होगी, ठीक है, दूसरी ट्रांसलेट नहीं हुई, इसका मतलब कोड के अंदर हमारी क्या रह गई है, कमी। तो इसमें गलती ढूंढना क्या होता है, आसान होता है, इसमें गलती ढूंढना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो देखो इंटरप्रेट, ये भाषा प्रोसेस जो उच्च स्तरीय भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। याद रह जाएगा, इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक पंक्ति को मशीनी भाषा के अंदर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर वह तत्काल प्रदर्शित कर देता है। जैसे ही कोई पंक्ति ट्रांसलेट हो रही है, अगर उसमें गलती है वो हाथों हाथ प्रदर्शित कर देगा, इस पंक्ति के अंदर क्या है, त्रुटि यानी एरर है। इंटरप्रेटर के द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना आवश्यक है। ये प्रोग्राम किसके अंदर होना चाहिए, मेन मेमोरी के अंदर होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए, मेन मेमोरी के अंदर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पंक्ति दर पंक्ति काम है। किसके अंदर कर रहा है, पंक्ति दर पंक्ति के अंदर। तो कंपाइलर क्या करता है, देखो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा को किसमें करता है, मशीनी भाषा के अंदर बदलने का काम करता है, परिवर्तन करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, एक साथ कंपाइल करता है। क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करता है, कंपाइल करता है, तथा विभिन्न त्रुटियां उसकी लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। एक साथ बदल दिया, अगर इसमें त्रुटि है तो बता देगा इस लाइन के अंदर है, फिर आपको 1000 लाइन के अंदर ढूंढनी पड़ेगी कि 50वीं लाइन कहां पर है। जबकि ये तो एक लाइन आगे ट्रांसलेट ही नहीं करेगा, तो अपने को पता चल जाएगा लास्ट वाली लाइन जहां ट्रांसलेट हो रही है ना, उसी के अंदर क्या है, गलती है। कंपाइलर के द्वारा प्रोग्राम को निष्पादन के समय प्रोग्राम को मेमोरी में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो एक साथ ट्रांसलेट करता है, तो मेमोरी में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सीधे ही ट्रांसलेट कर सकते हैं।